अब ये हमारा संघर्ष बैच और बीएससी के लिए विजेता बैच 2026 का दोनों 2.0 बैचों के अंदर केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की पहली क्लास है। ठीक, इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि भाई कौन कौन से चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था मैंने आप लोगों को, गैसियस स्टेट है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, केमिकल काइनेटिक है, मतलब करीब करीब 8 चैप्टर हैं हमारे, सॉल्यूशन है उसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट है, जो हम लोगों को क्या करने हैं, पढ़ने हैं। अब इस फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, और ये 11th क्लास की केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है। तो आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे दोस्त, है ना। आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं कि अगर आपको पहले कुछ भी नहीं आता है, आप जस्ट 10th क्लास करके आए हो, तो मैं यही अजूम करके चलूंगा कि आपने 10th क्लास पढ़ रखा है। अब लेक्चर टू लेक्चर मुझे आपका लेवल बनाना है कि आपको केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है। कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, याद रखना मैं हमेशा फाउंडेशन पे काम करूंगा। पहले 2 लेक्चर मैं हमेशा तुम्हारे बेसिक के ऊपर काम करूंगा कि बेसिक्स मुझे बच्चे के कैसे कसने हैं। एक बार मैंने तुम्हारे बेसिक्स कस लिए तो लास्ट के 3-4 लेक्चर प्योर एडवांस रहेंगे, कि जब तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तुम एडवांस आराम से क्या कर ले आओगे, झेल ले आओगे, कि तुमको दिक्कत नहीं आएगी भैया एडवांस पढ़ा रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारी फाउंडेशन खराब रही ना, मैं थोड़ा बहुत ऊपर पढ़ाऊंगा, तो तुमको ये लगेगा टीचर केवल अपना पढ़ा के जा रहा, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। तो हर चैप्टर पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का या फिजिकल केमिस्ट्री का मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता। अब चलिए सीखते हैं दुनिया में मोल कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, इस तरीके से लेक्चर को रखेंगे कि अब सीखते हैं भैया मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। तो अगर मैं तुमको मोटा मोटी बताऊं कि मोल कॉन्सेप्ट में हमको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि भैया हम इस पूरे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमको सीखना क्या क्या है। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, बेसिक्स पर काम करेंगे अपने। ठीक, सबसे पहला काम करेंगे बेसिक्स पर। जब हमारे बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो हम इस चैप्टर में सबसे पहला आर्टिकल जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, मोल क्या होता है। सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि भैया मोल क्या होता है। एक बार हमको मोल समझ में आ गया तो फिर हम इस मोल से रिलेटेड भाई क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे मोल की कैलकुलेशन से रिलेटेड, कि भैया मोल होता क्या है। और अगर मुझे पता चल गया कि मोल ये होता है तो फिर मोल के क्या करे जाएंगी, कैलकुलेशंस करी जाएंगी। अगली जो चीज इस चैप्टर्स के अंदर हमको पढ़नी है उसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या होता है, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जिनको हम लोगों ने क्या दिया, क्या नाम दे दिया, कंसंट्रेशन टर्म। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंडिकेट करने के लिए केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स बनाए गए। जैसे मैंने आपको बताया मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, पीपीएम क्या है, ये सब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, ये हमको इसमें पढ़ने हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये टर्म मैं तुमको इसी चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ा दूंगा। फर्दर फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर होता है जिसका नाम है सॉल्यूशन, 12th क्लास का चैप्टर है ये। 12th क्लास में आपको यहाँ पर इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना भी एडवांस लेवल है कंसंट्रेशन टर्म का वो हम यहीं पर पढ़ लेंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही। तो फिर हम डायरेक्ट वहाँ पे जाके अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये वाला टॉपिक हम लोग कंसंट्रेशन टर्म वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट हमारी स्टार्टिंग राउल्ट्स लॉ से होगी, कहाँ पे जाके, सॉल्यूशंस के अंदर जाके। अब हमने क्या पढ़ा, बेसिक पढ़ लिए, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली। उसके बाद आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने लिमिटिंग रिएजेंट का नाम सुना है, नाम सुना है। देखो, इंटरेक्ट करके पढ़ना बेटा। मेरी आज की क्लास अटेंड करना चाहे मेरी लास्ट की क्लास अटेंड करना, कभी भी जितने भी हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया ना, किसी से आगे फीडबैक लेना। मैं जैसा पहली क्लास में पढ़ाऊंगा वैसे ही लास्ट तक पढ़ाऊंगा। मैं इंटरेक्ट कर करके पढ़ाता हूँ क्योंकि आपके इंटरेक्शन से मुझे आइडिया होगा कि मुझे कितना नॉलेज आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करनी है। आपके लेवल से आइडिया होगा। अगर मुझे पता चलेगा कि तुमको कुछ भी नहीं आता तो फिर मैं उसी तरीके से चैप्टर पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मुझे आइडिया होगा कि हमारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो फिर लेक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो सब कुछ आपके इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर वन साइडेड मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना कि मैं ही बोलता रह रहा हूँ और आप कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ऑनलाइन पढ़ने की दोस्त आदत ही नहीं है, फिर आपको पता ही नहीं है। मैंने क्या कहा है, डायरेक्ट लिंक दे रखा है, माइक खोलो, वीडियो खोलो, डायरेक्ट पूछो कोई भी दिक्कत है। अगर इंटरेक्ट करके पढ़ोगे तो मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ तुमने ये टर्म कभी पहले सुनी है, या मुझे ये भी पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने पहले कभी इस चीज़ का नाम ही नहीं सुना है। तो क्या लिमिटिंग रिएजेंट का नाम आप लोगों ने कभी सुना है, या इससे रिलेटेड कभी ऐसी कोई बात आपने देखी ही नहीं है, बोलो। खान इरफत, कभी नाम सुना है लिमिटिंग रिएजेंट का।
क्या मेरी क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है आप लोगों को? आ रही है आवाज साफ साफ। हाँ, तो फिर आप लोग इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे भाई? नवाइस, क्या नाम सुना है कभी लिमिटिंग रिएजेंट का? मतलब अगर मुझको चाय बनानी है, सपोज दैट, और मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास में 2 किलो चीनी है, चाय बनाइए, पर मैंने आपसे कहा चाय पत्ती केवल मेरे पास में 20 ग्राम है, तो क्या चाय बन पाएगी? चाय कितनी बनेगी ये चाय पत्ती पे डिपेंड करता है, चीनी पे डिपेंड नहीं करता। चीनी तो मेरे पास में बहुत सारी है, लेकिन चाय बनाने के लिए मुझे चाय पत्ती मेरे पास कितनी है वो मुझे बताएगा कि एक अच्छी खासी चाय बनाने के लिए मेरा कितना अमाउंट चीनी का यूज होगा। मुझे पूरी 2 किलो चीनी की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कॉन्सेप्ट किस में काम आता है? ये कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के अंदर काम आता है। इसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, कि पूरी रिएक्शन का प्रोडक्ट जिस एलिमेंट या जिस कंपाउंड पर डिपेंड करता है उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और इसकी कैलकुलेशन हम लोग किस में करते हैं बेटा? स्टाइचोमेट्री में। तो हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर मोल्स को जानेंगे, मोल के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम इसके बाद में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले पूरे चैप्टर का बायोडाटा बता दे रहा हूँ, पढ़ना क्या है अगले हमको 7-8 लेक्चर में। फिर हमको स्टाइचोमेट्री को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर पढ़ना है आप लोगों को इंपेरिकल फॉर्मूला जाते जाते। और लास्ट पार्ट बस इस चैप्टर का जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये हमारा कंटेंट है इस चैप्टर का जो हम लोगों को पढ़ना है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बोलो। आ रही है सर। कि हमको पूरे चैप्टर्स के अंदर सीखना क्या है? पूरे चैप्टर्स के अंदर हमको ले दे के मोटा मोटी ये 6 चीज़ों के बारे में समझना है। अगर ये 6 चीज़ हमारी स्ट्रांग हैं तो इसका मतलब हमारा मोल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा स्ट्रांग है। मेरी बात समझना गौर से। अगर ये 6 चीज़ मेरी स्ट्रांग हैं तो इसका मतलब है कि मेरा मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। ये कंटेंट हमको 6 पार्ट में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट बेटा किससे करते हैं? स्टार्ट करते हैं बेसिक से। मैंने देखा ना सबसे पहले कि मुझे तो ये पता है कि हमारे पास जो बच्चा आया वो बच्चा बिल्कुल 9th 10th पढ़ के आया भैया। अब 11th 12th और पूरा उसको हमको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि हमको सिखाना है आप लोगों को। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि बेसिक क्या है भाई। तो पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने 2 टर्म लिख रहा हूं कि बेसिक्स में आप मुझे बताओगे एलिमेंट क्या होता है, पहले ये समझो। और फिर बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कंपाउंड क्या होता है आपके हिसाब से। एलिमेंट किसको कहते हैं? एनीवन? बहुत बढ़िया। अब वो बच्चा जो बीटेक का टेस्ट देने आया है उससे हमने आके ये पूछा, बीएससी का टेस्ट देने आए हो आप लोग, आप लोगों से ये पूछा मैंने कि एलिमेंट किसे कहते हैं। तो किसी बच्चे का कोई जवाब ही नहीं, एलिमेंट किसे कहते हैं बोलो। मोल कॉन्सेप्ट आपको दुनिया में सब लोग सिखा देंगे। मैंने क्या कहा, मैं पहले लेक्चर पे ना आपकी जड़ पे अटैक करता हूँ कि भैया वो कैसी है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपका पेड़ कितना बड़ा बनेगा आगे चल के। जब पता चला कि आपकी जड़ें ही कमज़ोर है और मैं वृक्ष बनाने में लगा पड़ा हूँ पहले लेक्चर से ही, तो मामला बिगड़ जाएगा। सबसे बेसिक 9th क्लास का सवाल, एलिमेंट किसको कहते हैं? एनीवन? हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। चलो ठीक, किसी ने तो बोला। और मिक्सचर ऑफ एलिमेंट नाउ एज कंपाउंड। मिक्सचर ऑफ एलिमेंट इज नाउ एज कंपाउंड। मिक्सचर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, ओके। एलिमेंट किसे कहते हैं? वो चीज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। दुनिया में वो चीज जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बनी होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एलिमेंट। दुनिया की वो चीज जो एक ही टाइप के एटम्स से मिलके बनी होती है उसको नाम देते हैं एलिमेंट। और वो चीज मेड अप ऑफ
more than one type of atom is called कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो चीज जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बनी होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एलिमेंट। वो चीज जो एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स एटम्स से मिलके बनी होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कंपाउंड। अब आप कहोगे कि भैया एग्जाम्पल बता दो हमको, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऐसे हमको कैसे पता चलेगा कि कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड? तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, बहुत गौर से सुनना बेटा, अभी अभी ज्वाइन करा है, बहुत बेसिक्स पे चल रहा हूँ बिल्कुल। अगर हमसे कोई कहे एलिमेंट क्या है और कोई कहे कंपाउंड क्या है, तो जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं उनको हमने नाम दिया केमिस्ट्री की भाषा में एलिमेंट। जो एक ही टाइप के एटम से बन रहे हैं केमिस्ट्री में नाम दे दिया एलिमेंट, और जो एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलके बन रहे हैं उनको हमने क्या नाम दिया? कंपाउंड। अब कोई कहेगा भैया इसके एग्जाम्पल बताना, तो अभी जो बच्चा बोला वो बिल्कुल सही बोला। इसके जो एग्जाम्पल हैं, ऑल 118 एलिमेंट, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट डिस्कवर करे गए हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल में 118 डिस्कवर करे गए हैं, उन सबको मैंने क्या नाम दिया है भाई? वो सब एलिमेंट हैं। चाहे कोई कहे हाइड्रोजन, हीलियम, ये बेटा सब क्या हैं? बोलो, ये सब क्या हैं? एलिमेंट। ऑल 118 आर एलिमेंट। जितनी भी पीरियोडिक टेबल में अब तक डिस्कवरी हुई है वो सब मेरे क्या है? एलिमेंट, क्योंकि वो सब एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हैं। लेकिन जो एक से ज़्यादा टाइप के एटमों से मिलके बने हैं बेटा, उनको मैंने क्या नाम दिया? कंपाउंड। और कंपाउंड तो आप कोई भी लिख सकते हो। आप कहोगे भैया H2O, ये वो है जो दो टाइप के एटम से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अरे बोलो भाई, सही बोल रहा हूँ या नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आपसे कोई कहे कि क्या हाइड्रोजन गैस मेरा कंपाउंड है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन गैस मेरा कंपाउंड नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है। तो क्या ये एलिमेंट है? आप बोलो, क्या ये एलिमेंट है? अभी सुनना गौर से, बताऊंगा मैं आपको, क्या ये एलिमेंट है? अब आपसे कहेंगे, अभी इसको इसके लिए बीच में मैंने जगह छोड़ी है ना, तो कुछ लिखने के लिए छोड़ी है। अगर कोई कहता है H2SO4 एटसेट्रा, जो एक से ज़्यादा टाइप के एटमों से मिलके बने होते हैं उनको कहता हूँ कंपाउंड। जो एक ही टाइप के एटमों से मिलके बने होते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ? एलिमेंट। मेरी बात समझ रहे हो? और इसके बीच में एक वर्ड बेटा और आता है जिसका नाम है मॉलिक्यूल। जिसका नाम क्या है भाई? बोलो, मॉलिक्यूल। अब मैं आप लोगों से पूछा हूँ, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं फिर? पूरा मोल कॉन्सेप्ट हिल जाएगा अगर आपको इसी में दिक्कत होगी, ठीक है? नहीं, अभी मैं आपको सवाल दिखा दूंगा कैसे बनते हैं। गधे बच्चे क्या होते हैं, निकाला हुआ सवाल पूरा जाके एग्जाम के अंदर गलत कराते हैं। पता है किसकी वजह से एग्जाम में सवाल गलत हो जाता है? मूल कॉन्सेप्ट का केवल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर नहीं है ना, मेरे तीसरे लेक्चर पे पहुंचना। तीसरे लेक्चर के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारे न्यूमेरिकल इन्हीं पर बेस्ड होंगे, और मैं आपको बताऊंगा देखो यहाँ पर बच्चा जाके क्या कर देता है, गलती कर देता है। आप लोगों से पूछ रहा हूँ मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, कोई भी मुझे बताए। एनीवन? सर जब सेम टाइप के एलिमेंट के एटम मिलके सर उसका सर कोई फॉर्म बनाते हैं तब वो मॉलिक्यूल कहलाता है, जैसे सर O2H2। O2H2 सेम टाइप के एटम मिलके क्या बनाते हैं? उसका सर मॉलिक्यूल। कोई कंपाउंड बनाते हैं, कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल बना, बनाता है सर, सॉरी, देखो उसको कोई मॉलिक्यूल दिक्कत नहीं। उस कंपाउंड को मॉलिक्यूल कहते हैं। सेम टाइप के एटम मिलकर क्या बनाते हैं? कोई भी कंपाउंड बनाते हैं। पहली बात, पहली चीज बोली तुमने, कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड चीज अलग है, मॉलिक्यूल चीज अलग है दोस्त, है। इसका मतलब कुछ वर्डों का कलेक्शन करने में मुझको दिक्कत हो रही है। मॉलिक्यूल क्या होता है, गौर से सुनो। ऐसा दिक्कत नहीं है कि सेम टाइप के एटम ही मिलके जिसे बनाते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। और दुनिया में किसी चीज को मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, बोलो जल्दी से। क्या ऐसा ही है? बोलो यस सर। ना, ये नहीं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन कहती है मॉलिक्यूल इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ एटम having, very important statement, having individual existence। उन ग्रुप ऑफ एटम्स का कलेक्शन जिसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है। जिसकी क्या होती है बेटा?
इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, वो अकेले अपने आप में रह सकते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को हम लोगों ने नाम दिया क्या भाई? मॉलिक्यूल। बहुत गौर से डेफिनेशन देखो पहले। साइमा, रेयान, खना आरिफ, खान इरफत और नवाइस, बहुत गौर से देखो बेटा इस बात को और समझ के मुझे बताओ। ग्रुप ऑफ एटम हैविंग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी सिस्टम पे आके बच्चे से गलत होते हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि कहाँ पर तो एलिमेंट है, कहाँ पर कंपाउंड है और कहाँ पर मॉलिक्यूल है। वो ग्रुप ऑफ एटम्स का कलेक्शन, चाहे वो एटम्स, क्या मैंने यहाँ पे कहीं पर भी एक वर्ड यूज किया बेटा सेम होने चाहिए? जल्दी से बोलो मुझसे, क्या मैंने कहीं भी बोला कि सेम होने चाहिए ना? नो सर। मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि सेम होने चाहिए। मैंने कहा ऐसे ग्रुप ऑफ एटम का कलेक्शन जिनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, मतलब ग्रुप ऑफ एटम का मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोला कि मैं उनको कंपाउंड नहीं कहूँगा, उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होगी तभी मैं कंपाउंड करूँगा। अब गौर से देखो, एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, सुनो, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा H2, मैंने आपसे पूछा क्या ये मॉलिक्यूल है, आप कहोगे हाँ ये ग्रुप ऑफ एटम का कलेक्शन है और H2 हाइड्रोजन गैस इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है। अरे बोलो करती है नहीं करती है? इंडिविजुअल एग्जिस्ट करती है। मैंने आपसे कहा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग्रुप ऑफ एटम का कलेक्शन है, सेम एटम नहीं है, डिफरेंट एटम है, पर क्या CO2 मार्केट में या पूरे एनवायरमेंट में या दुनिया में क्या इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है? कह दो हाँ। क्या ये मॉलिक्यूल हुआ? बोलो हाँ या ना। क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ ये मॉलिक्यूल है। क्या ये कंपाउंड है? हाँ ये कंपाउंड है। कंपाउंड की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी से मुझे बताओ, क्या CO2 मेरा मॉलिक्यूल है? बिल्कुल मॉलिक्यूल है। क्या CO2 मेरा कंपाउंड है? बिल्कुल कंपाउंड है। अब गौर से सुनना, मैं यहीं पे कंपाउंड का एक और एग्जांपल लिख रहा हूं। अब मैंने कंपाउंड का एग्जांपल लिखा कार्बोनेटाइन CO3 2-, और उसी को लाके मैंने मॉलिक्यूल के अंदर लिखा CO3 2-। अब गौर से सुनो, CO3 2- क्या कंपाउंड है? हाँ कंपाउंड है। कंपाउंड की डेफिनेशन कहती है मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। बिल्कुल भैया, दो टाइप के एटमों से मिलकर बना है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। लेकिन वहीं पर अगर मैं कहूं क्या CO3 2- क्या मेरा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल कहता है ग्रुप ऑफ एटम हैविंग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। पूरी दुनिया में कार्बोनेटाइन कभी भी अकेला नहीं मिलता। अगर इस पर नेगेटिव है तो डेफिनेटली इसके साथ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर रहा होगा। अरे बोलो भाई, पॉजिटिव रहा होगा या नहीं होगा? अब क्या हो सकता है, वो डिपेंड कर सकता है। हो सकता है ये पोटेशियम कार्बोनेट हो, अरे बोलो भाई है कि नहीं? हो सकता है ये सोडियम कार्बोनेट हो, पर मुझे इतना जरूर पता है कि ये इंडिविजुअल कार्बोनेटाइन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने कहा है ग्रुप ऑफ एटम हैविंग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, जिसकी अपने आप में एग्जिस्टेंस होती है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है, ग्रुप ऑफ एटम का कलेक्शन होता है, उसको हमने एक नाम दिया मॉलिक्यूल। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? सबसे बेसिक चीज पे काम कर रहा हूं मैं, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है? जल्दी से मुझे बताओ, क्या डिफरेंस क्लियर हुआ कि डिफरेंस है क्या? यस सर। बोलो जल्दी से। सर देखो CO3 2- ये तो मॉलिक्यूल नहीं होगा फिर? कौन सा? हाँ CO3 2-। मॉलिक्यूल नहीं, मैं खुद यही बात तो कह रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल नहीं है, पर ये कंपाउंड है। कंपाउंड तो है, कंपाउंड ने ये नहीं कहा इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। कंपाउंड तो बस ये करा मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ, दुनिया में कुछ भी हो मैं तो उसको नाम दे दूंगा क्या? कंपाउंड। क्या आप एक बेसिक सा अंतर समझे? जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक, अब समझे तो अब गौर से सुनना। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनको बहुत छोटे पार्ट में मैं कैटेगराइज कर रहा हूं। इस मॉलिक्यूल को यहां से तुम इसको बहुत साइड में लिखना बारीकी से, CO3 2- मतलब साइड में लिख लेना कॉमा लगा के, CO3 2- नॉट अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल नहीं है। अब आप कैसे अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी से लिखोगे ये आपका काम है कि लिख के बताना, क्योंकि इट इज नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है जो मैं ऊपर बोल रहा हूं, गौर से देखना, इस मॉलिक्यूल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। इस मॉलिक्यूल को मैंने कहा हो सकता है ये मॉलिक्यूल मेरा होमो एटॉमिक होमो एटॉमिक का मतलब समझिए कैसा? एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो सकता है ये मॉलिक्यूल बेटा मेरा कैसा हो?
हेट्रो एटॉमिक हो। हेट्रो एटॉमिक का मतलब क्या, एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलके बना हो। जैसे मैंने कहा कि मॉलिक्यूल मेरा दो टाइप का, या तो मेरा मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक होगा या मॉलिक्यूल मेरा हेट्रो एटॉमिक होगा। होमो एटॉमिक का मतलब एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होगा, ग्रुप ऑफ एटम का मतलब कलेक्शन होगा, जिसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी होगी मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो होमो एटॉमिक में आपको 7 एग्जाम्पल हमेशा याद रखने हैं, H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2 और I2। ये 7 हमेशा याद रख लो। ये 7 चीजें हमेशा डाई एटॉमिक के फॉर्म में होती हैं और सब इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती हैं। हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब मेरे कैसे हैं, होमो एटॉमिक। अब हेट्रो एटॉमिक के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर याद रखना ये वो कलेक्शन ऑफ एटम होना चाहिए जिसकी मार्केट में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट CO2, या फिर सपोज दैट SO2, ये मार्केट में इंडिविजुअली। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। आप लोग मेरी बात समझ गए, ग्रुप ऑफ एटम्स का कलेक्शन जिनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, बोलो, क्लियर है कि नहीं? अब ऐसा तो नहीं है कि भैया डाई एटॉमिक ही वाले एग्जाम्पल होंगे मेरे, जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल होंगे। मेरा ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है मॉलिक्यूल, ऐसे भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हो और 3-3 हो। अरे होते हैं भाई, है ना। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप लोग याद रखना। O3, ओजोन का नाम सुना है आपने? ओजोन, ये O3 है। क्या ये मॉलिक्यूल है? बिल्कुल इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है ये। और कैसा है, ट्राई एटॉमिक है, होमो एटॉमिक का ही तो केस है। और इसके बाद आपने फॉस्फोरस अगर केमिस्ट्री पढ़ी हो तो फॉस्फोरस जो होता है वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कितने में एग्जिस्ट करता है? P4 के फॉर्म में। तो कितना हो गया, 4। क्या ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है? हाँ, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ब्लॉक केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। सल्फर जो एग्जिस्ट करता है वो ऑक्टा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कितने में? एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सल्फर। तो ये सब वो एलिमेंट हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हैं और सब इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो सब किसके एग्जाम्पल हैं? मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? आप लोगों को उतारो जल्दी से यहाँ तक। मतलब मेरा आज का पूरा 1 घंटा या 1.5 घंटा आप देखना, आपके बेसिक्स कसने में ही खर्च हो जाएगा पूरा का पूरा। पर अगर आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं होगा बारीक से बारीक जो आपको ना आता हो। हो गया सर मेरा। हो गया? केयरफुली नोट जरूर बनाना। एक चीज़ का मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको ऐप में मिल जाएगी खत्म होने के बाद में। साथ के साथ जो मैं पढ़ाऊंगा इसकी स्लाइड भी मैं आपको साथ के साथ डालता जाऊंगा। पर एक चीज़ याद रखना, जब भी आप लेक्चर के अंदर बैठो तो कोशिश ये करना अपने हाथ से लिख लिख के पढ़ो। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा मैं टीवी देख रहा हूँ। तो मैं सफिशेंट आपको टाइम दूंगा लिखने का, या आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो मेरे पढ़ाने के दौरान ही आप थोड़ा थोड़ा करके कॉपी पे अपना लिखना चालू रखना। समझने पे ज़्यादा फोकस रखना, फिर थोड़ा सा टाइम लेना उसमें लिखना। किसी एक बच्चे ने कह दिया भैया मैंने लिख लिया, आपने नहीं लिखा है, आप तुरंत मुझे इन्फॉर्म करोगे भैया मैंने अभी नहीं लिखा है, आप 1 मिनट रुक जाइए। मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 मिनट रुक जाइए, मैं रुक जाऊंगा। पूरी क्लास रुकेगी जब तक आप लिख नहीं लोगे। मेरी बात याद रखना, ठीक? हर किसी के लिए इक्वल राइट है बेटा, पर लिखना सब लोग, तभी तुमको समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने दुनिया में समझा एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड वो होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक भैया। फिर मैंने कहा मॉलिक्यूल वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम का कलेक्शन होते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कार्बोनेटाइन, मैंने कहा सल्फेटाइन, तो ये कंपाउंड तो है पर ये मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये सारे वो हैं जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। अब सुनो गौर से, कंपाउंड कौन है? जो एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर दोस्त क्या होते हैं, बने होते हैं। अब हमसे कहा कि भाई कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करता है, तो हमने कहा दुनिया में कंपाउंड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। गौर से सुनना, अब कंपाउंड की एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा कंपाउंड 2 टाइप से एग्जिस्ट करता है, या तो कंपाउंड मेरा मॉलिक्यूल होगा, बहुत गौर से देखना, या तो कंपाउंड बेटा मेरा क्या होगा, मॉलिक्यूल, या फिर कंपाउंड मेरा होगा जिसका नाम है फॉर्मूला यूनिट। केमिस्ट्री की भाषा में उसको क्या नाम दिया गया,
फॉर्मूला यूनिट। या तो कंपाउंड मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल क्या मेरे कंपाउंड है, बिल्कुल भाई कंपाउंड है, एक से ज्यादा टाइप के एटमों से मिलकर जो बने होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड। अब उसमें ये थोड़ी नहीं कहा कि सारे एटम सेम ही होनी चाहिए, सारे एटम डिफरेंट होनी चाहिए, सेम है तब भी, डिफरेंट है तब भी, एक से ज्यादा एटम है उसी का नाम पड़ गया क्या, कंपाउंड। तो कंपाउंड या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये सब मॉलिक्यूल है, या फिर कंपाउंड मेरा फॉर्मूला यूनिट में एग्जिस्ट करेगा। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं तो मैं डिटेल में समझा चुका। फॉर्मूला यूनिट सुनो, फॉर्मूला यूनिट का मतलब इन्होंने सिर्फ एक बात कहना चाहा है, जितने भी मेरे आयनिक कंपाउंड है, गौर से देखो, मैंने कहा NaCl, मैंने कहा KCl, आप समझ रहे हैं, इन आयनिक कंपाउंड को जो पॉजिटिव है उसके साथ में जो नेगेटिव है, मैंने अभी अभी आपसे कहा था K2SO4, अभी अभी मैंने कहा था ना, कार्बोनेट CO3- मैंने लिया था, K2CO3-, ये सब मेरी क्या है, फॉर्मूला यूनिट। वो कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना है, बहुत गौर से सुनना, वो कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना है, केमिस्ट्री की भाषा में उसको मोल कॉन्सेप्ट में हमने नाम दिया स्टार्टिंग में बच्चे के सामने, फॉर्मूला यूनिट। यहाँ पर मैंने उसके सामने कोई नाम नहीं लिया कि ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड हमने उसको जाके कब पढ़ाया, केमिकल बॉन्डिंग में जाके पढ़ाया कि भैया अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके आ रहे हैं ना, अब मैं इनको नाम दूंगा आयनिक कंपाउंड। लेकिन अभी किसी बच्चे को केमिकल बॉन्डिंग तक हम पहुंचे नहीं हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट में इसको केवल एक नाम डाल के छोड़ दिया, फॉर्मूला यूनिट। इसका मतलब आपसे कोई कहे कि कंपाउंड कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो कहना कंपाउंड की दो फॉर्म होती हैं, या तो कंपाउंड फॉर्मूला यूनिट में होगा या कंपाउंड मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। अब गौर से सुनो, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म मैंने आपको पूरा बता दी, वो ग्रुप ऑफ एटम का कलेक्शन जिसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है। अब बात करते हैं एलिमेंट की, कि भैया एलिमेंट कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अरे बोलो भाई, किसी भी बच्चे को कोई आइडिया है एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एनीवन, कोई भी, साइमा, एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा जवाब, इसमें सोचने वाली बात ही कहाँ है कि भैया एलिमेंट केवल दो ही टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, या तो एलिमेंट मेरा, कहना भैया एलिमेंट दो ही टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, या तो एलिमेंट मेरा एटम होगा, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या एलिमेंट मेरा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बहुत बारीक लेक्चर हो रहा है, इतना बारीक कि आप लोगों को बाद में एहसास होगा जब आप इसको कंक्लूड करोगे। एलिमेंट कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो, या तो एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा या एलिमेंट मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा। पूरी पीरियोडिक टेबल में कुछ गिने चुने एलिमेंट हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी बचे कुछ सब एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी पीरियोडिक टेबल में कुछ गिने चुने एलिमेंट हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सब मेरे एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। और ये लाइन जिस बच्चे को समझ में आ गई ना, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल, उससे जिंदगी में भी गलत नहीं होंगे। बेटा गौर से सुनना, यही वो बारीक पॉइंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। जब तीसरे लेक्चर के मैं न्यूमेरिकल पे पहुंचूंगा तब तुमको आइडिया होगा कि अच्छा भैया जी जो पहले लेक्चर में पढ़ा रहे थे यहाँ से गलती हो रही। पूरी पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट दो टाइप से मार्केट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया में दो टाइप से एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो एटॉमिक फॉर्म में होंगे या वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। कुछ ही हैं जो गिने चुने जो मॉलिक्यूलर में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं, अरे यही तो मैंने लिख रखे थे इतनी देर से, और क्या लिख रखे थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं वो यही हैं 7 H2N2, गौर से सुनना, H2N2 O2 F2 Cl2 Br2 I2, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, ओजोन, फॉस्फोरस और सल्फर। एक यही हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सोडियम कभी Na2 में एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नीशियम कभी Mg2 में एग्जिस्ट नहीं करता, आप मेरी बात समझ रहे हैं, लिथियम कभी Li2 में एग्जिस्ट नहीं करता, सब एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सिंगल डिजिट एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम है, सोडियम बोले तो समझ जाओ केवल Na, मैग्नीशियम बोले तो समझ जाओ Mg, कैल्शियम बोले तो समझ जाओ Ca। पूरी पीरियोडिक टेबल, रेस्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, याद रखना, रेस्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल इन एलिमेंटों को छोड़ के बेटा किस में एग्जिस्ट करती है,
एटॉमिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में। मैंने कहा कैल्शियम, इसका मतलब Ca के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है। पोटेशियम इसका मतलब केवल K के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मैंने बोला हाइड्रोजन, तो मैं देखते ही समझ गया हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में, H2 में। मैंने कहा नाइट्रोजन N2 में, ऑक्सीजन O2 O3 दोनों में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर हुई? बोलो। क्लियर सर। सबसे पहले फाउंडेशन पे बात कर रहा हूँ दोस्त, पूरा का पूरा। बोलो। क्लियर है सर। ठीक, मैंने आपसे पहले कह दिया क्या काम कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर 6 आर्टिकल्स पूरे क्लियरली पढ़ लें। 6 आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं भैया हमें कुछ नहीं आता, आप स्टार्टिंग से बताइए। हम तो 9th से उठा लीजिए, 9th से ही पिक करा है सबसे पहले, 9th को ही उठाइए। एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये पूरा आर्टिकल आपके दिमाग में बेटा क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। अब ये तुम्हारे दिमाग में अगर एकदम क्लियर है तो देखो गौर से, फिर मैं आगे क्या काम करता हूँ। मैंने क्या काम किया, मैंने 4 बीकर लिए। एक के अंदर डाला मैंने सोडियम, एक के अंदर डाला मैंने CO2, एक के अंदर डाला मैंने हाइड्रोजन, और एक के अंदर डाला बेटा NaCl। ठीक, 4 हैं, 4 के अंदर 4 अलग अलग चीज मैंने डाली। अब कोई मुझसे कुछ भी ना कहे, मैंने कहा इसके अंदर है सोडियम, इसका मतलब मुझे बिना कहे एहसास है इस चीज का, क्योंकि मैंने पहला लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि इसके अंदर जो भी एटम है, जो भी चीज है, वो एक्चुअल में क्या है, सोडियम एटम्स हैं। क्योंकि मुझे पीरियोडिक टेबल में पता है सोडियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, एटॉमिक फॉर्म में। अब इस बीकर के अंदर किसी ने मुझसे कहा CO2 है, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इसके अंदर CO2 है, तो इसका मतलब मैं इंडिविजुअल एक CO2 को क्या बोलूंगा, इसके अंदर भैया CO2 क्या है, मॉलिक्यूल। क्या मुझसे किसी ने कुछ बोला, यहाँ पे बोला कि मॉलिक्यूल लिखना है, मैंने बिना कहे क्या लिख लिया, मॉलिक्यूल। किसी ने कहा इसके अंदर हाइड्रोजन है, मुझे पता है इसके अंदर हाइड्रोजन है और H2 के फॉर्म में इसके अंदर है, तो मुझे बिना कहे पता चल गया इसके अंदर क्या है, H2 मॉलिक्यूल। मुझसे कहा इस बीकर के अंदर NaCl है, मुझे पता है NaCl केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl। बोलो भाई, क्या बोलते हैं NaCl, फॉर्मूला यूनिट है कि नहीं। NaCl का क्या है, फॉर्मूला यूनिट। मतलब कहीं पर भी बोलेगा CO2 मैं देखते समझ जाऊंगा किसकी बात कर रहा है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। कहीं कहेगा सोडियम, मैं समझ जाऊंगा एक्चुअल में क्या है, सोडियम एटम है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये फाउंडेशन है हमारी। जब हमको इसका आइडिया होगा तभी तो हमको आगे सारी चीज़ों का आइडिया होगा, अदरवाइज तो हमको कोई आइडिया ही नहीं होगा। अरे बोलो भाई, हाँ या ना। बोलो। अब तुमको थोड़ा सा मतलब बीच में जबरदस्ती ला रहा हूं ताकि तुमको इसी चीज से लिंक करके दोबारा समझा सकूं। हमने कहा मोल, मोल किसको कहते हैं भाई, एनीवन, व्हाट इज मोल, आपके हिसाब से क्या है मोल। काउंटिंग नंबर इन केमिस्ट्री। काउंटिंग नंबर इन केमिस्ट्री। क्वांटिंग नंबर इन केमिस्ट्री, ओके, क्वांटिंग नंबर इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड मोल। ठीक है, और कोई। सर एन एक नंबर होता है सर, वो सेट किया गया है केमिस्ट्री में सर, एवोगाड्रो नंबर उसको कहते हैं। मोल, उतने नंबर ऑफ सर, जो अगर कोई चीज होती है उसको सर 1 मोल कहा जाता है, उस नंबर के बराबर, दैट इज 6.022 into 10^23। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वांटिंग नंबर इन केमिस्ट्री, ओके, पर ये कंप्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है जो अब बोली रेयान ने, मोल इज नथिंग बट, मोल इज नथिंग बट, मोल इज एवोगाड्रो नंबर। अरे बोलो भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल, दुनिया में कोई भी चीज एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब वो एक्चुअल में है क्या, मोल। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को, Na। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023
इंटू 10⁻23। अब मैं इस बात में दिमाग लगाऊं मोल क्या होता है, इस पर रिसर्च करूं ना, केवल मुझे अपने दिमाग में एक ही चीज़ इंसर्ट करनी है कि ये जो एवोगाद्रो नंबर है इसी को हमने नाम दिया मोल। 1 मोल बराबर ये होता है। तो ये एक नंबर है, मतलब काउंटिंग है। बात समझ रहे हो, ये क्या है, एक काउंटिंग है, एक नंबर है। जो रेयान ने बोला वो बिल्कुल सही बोला कि एवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को ही केमिस्ट्री की भाषा में एक नाम दे दिया गया। क्या भाई, मोल। बहुत गौर से सुनना, इस नंबर को हमने एक नाम दे दिया। इस नंबर का ही नाम क्या है, मोल। कि 1 मोल बराबर होता है एवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये 1 मोल दुनिया में किसी का भी हो, केमिस्ट्री में फिक्स कर दिया। ये मोल दुनिया में चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे CO2 का हो, चाहे कार्बोनेट आयन का हो, दुनिया में कुछ भी हो, अगर 1 मोल है तो इसका मतलब ये नंबर है। 1 मोल है तो इसका मतलब ये नंबर है। अब वो दुनिया में कोई भी चीज हो केमिस्ट्री की। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी हो वो चीज दुनिया में, अगर वो 1 मोल है इसका मतलब वो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या करिए, कंटेन। अब देखो गौर से, कहाँ आप तुमको फंसाएगा, आपसे कहेगा अब आपको इस बात का सेंस बताना है जो मैं लिख रहा हूं। मैंने लिखा 1 मोल ऑफ सोडियम, मैंने लिखा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मैंने लिखा 1 मोल ऑफ CO2, मैंने लिखा 1 मोल ऑफ NaCl। अब इन सब का क्या मतलब है, गौर से देखना, इतना ही लिखेगा केवल सोडियम। अब कोई कुछ भी ना कहे तब भी मुझे पता है इसका मतलब है। इसका क्या मतलब है, गौर से देखना, जब कोई कुछ ना बोले मुझको बिना देखे पता है इसका मतलब है एवोगाद्रो नंबर ऑफ। Na का मतलब मैं लिखूं ना पूरा एवोगाद्रो में, समझ रहे हो ना, एवोगाद्रो नंबर ऑफ सोडियम। और बिना कहे मैं लिखूंगा एक वर्ड अपनी तरफ से, क्या, एटम। क्योंकि मैं जानता हूं कि उन 7-8 को छोड़ के बाकी पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट किस में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पूरी पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट उन 7-8 को छोड़ के किस में एग्जिस्ट करता है, एटम। इसने केवल लिखा 1 मोल ऑफ सोडियम, मैंने कहा एवोगाद्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम। इसने कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मैंने बिना कहे कहा एवोगाद्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? इसने कहा 1 मोल ऑफ CO2, मैंने बिना कहे समझ लिया एवोगाद्रो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? इसने कहा NaCl, मैं तुरंत समझ गया एवोगाद्रो नंबर ऑफ NaCl फॉर्मूला यूनिट। बोलो भाई, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आएगी? ये चीज डिटेक्ट करना कौन एटम है, कौन मॉलिक्यूल है, कौन फॉर्मूला यूनिट है, यही तो खेल है पूरा का पूरा, और क्या है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताओ। बोलो। यस सर। ठीक है नहीं? चलिए भाई, अब थोड़ा थोड़ा सा बेसिक्स और सीखते हैं, और बेसिक सीखते हैं। और बेसिक्स में क्या सीखते हैं, और बेसिक्स में सीखते हैं एटॉमिक मास सीखते हैं, मास नंबर क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। ये सारे फैक्टर हैं जो बच्चों को एकदम क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग लगाते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एक मिनट देना, मैं पानी पी लेता हूँ। भाई, इतनी तो एक्सपेक्टेशन मैं आप लोगों से कर ही सकता हूँ कि एटॉमिक मास तो बता दो किसे कहते हैं। ये भी मुझे Mass को। of an atom expressed हम्म in terms of mu. Mass of an atom expressed in terms of mu.
इन टर्म्स ऑफ एएमयू। चलिए, एटॉमिक मास का सिंपल मतलब क्या है? मास ऑफ वन एटम। अरे बोलो भाई, है कि नहीं? मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास, इसका मतलब एटॉमिक मास। अब एक एटम का मास क्या होता है? इसका मतलब एक एटम के अंदर क्या होता है? इसका मतलब वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अरे बोलो भाई, एक एटम के अंदर क्या मिलेगा मुझको? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो तीनों को जोड़ने के बाद जो मास निकलेगा एटम का, उसी को तो हम क्या नाम दे देंगे? एटॉमिक मास। पर याद रखना, जब भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं, उसके मास की वैल्यू निकालने के दौरान हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन के मास को भाई क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो नेग्लिजिबल मान के हम उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। क्लियर है। हाँ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू। कैसे लिखते हैं? यू। इस यू का मतलब होता है ए एम यू। अरे बोलो, ए एम यू का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, मास यूनिट। अरे बोलो, और ये इसका कौन सा नाम है? ओल्ड नाम है, ओल्ड। कैसा नाम है दोस्त? ओल्ड। यू। ऐसा कोई भी वेट निकल गया उसके बाद में हम लोग क्या लगा देते हैं? यू। यू का मतलब एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये इसका कौन सा नाम है? यू। क्या हुआ? यू तो यूनिफाइड मास भी होता है ना? हाँ, यूनिफाइड। अब जो इसका नया वर्जन है, नए वर्जन में इसका नाम क्या है? यूनिफाइड। अरे बोलो भाई, नए वर्जन में नाम क्या है इसका? यूनिफाइड। बिल्कुल सही। तो नए वर्जन में जो इसका नाम होगा, अब सुनते जाना गौर से, नए वर्जन में ये तो हो गया इसका ओल्ड, न्यू नेम है वो है यूनिफाइड मास। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफाइड मास इसका न्यू नेम है। अब इस u की जो वैल्यू है, गौर से सुनना, इस u की जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। बोलो हाँ या ना? ये हो गई इसकी वैल्यू। और याद रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम क्या कर देते हैं? इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। कब? एटॉमिक मास निकालने के दौरान। जब भी आप एटॉमिक मास निकालोगे, इसके मास को बेटा क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट कर दोगे। इस मास को रखोगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन के को। तो जब इलेक्ट्रॉन के मास को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, तो फिर जो मैं एटॉमिक वेट याद करूंगा वो पॉइंटों में याद नहीं करूंगा। मेरा पॉइंटों में याद करने का कैलकुलेशन क्या होगा? बच जाएगा। फिर मैं उनको सीधा सीधा याद करूंगा। अब गौर से सुनना, क्या मुझको सारे एलिमेंटों के एटॉमिक मास याद होना ज़रूरी है? सारे एलिमेंटों के याद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर कोशिश करना 20 तक तो सबके याद हो। बहुत गौर से सुनना, 20 तक तो सबके याद हो, और बाकी बहुत सारे एलिमेंटों के याद हो। जिन जिन के याद होने चाहिए उन उनके मैं लिख देता हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद होना ज़रूरी है जो जो मैं लिख रहा हूँ। मोल का अगर सवाल आएगा, अगर आपको एटॉमिक ही मास निकालना नहीं आया, पता चला हम पूरी साल मेहनत करते रहे और बच्चा एंड में जाके एटॉमिक मास भूल गया, तो हमारी पूरी मेहनत खराब होगी जाके। तो याद रखना, ये वर्ड जो लिखा है ना, इसीलिए लिखा है एटॉमिक मास, कि पहले एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट समझो और फिर एटॉमिक मास की वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? बोलो। 2। 2। और कोई? अरे बोलो। सर H का 1 होता है, H2 का 2 होता है। एच का कितना होता है? 1 यू। हीलियम का 4 यू। कार्बन का 6 यू। ऑक्सीजन का, अरे बोलो, कितना? 6 यू क्यों होगा? 12 यू। 12।
ऑक्सीजन का 16, 16, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन से पहले भी कोई याद लेना लेना चाहिए क्या? सोडियम मैग्नीशियम भी तो है अभी। सोडियम का, मैग्नीशियम का, अरे मैंने कुछ चुनिंदा लिख रखे हैं, इन सबको लिख लो। इन सब में क्या होगा कि इन्हीं में तुम्हारे ऑलमोस्ट सब आ जाएंगे। फॉस्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, और कौन सा रह गया? पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद आयरन, Fe, उसके बाद Mn, मैग्नीज। मैं उन्हीं को उठा रहा हूँ, मैं उन उन एलिमेंटों को उठा रहा हूँ जो आपके सवाल में यूज़ होंगे, आपके क्वेश्चंस में मोल कॉन्सेप्ट के अंदर होंगे। अदरवाइज मेरी एक बहुत बड़ी एडवाइस याद रखना, 1 से लेकर 20 तक तो आपको सारे एलिमेंट याद होने चाहिए। और 20 के बाद वाले जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपका 20 आ गया, मैंने पूरे 20 भी नहीं लिखे, मैंने तो 20 में भी चुन चुन के लिख दिए जिनका मुझे लग रहा है कि मैं यूज़ करूँगा बस। और आपको उसके बाद में भी याद रखना है, आयरन का याद रखना है, मैग्नीज का याद रखना है आप लोगों को, कॉपर का याद रखना है, आयोडीन का याद रखना है, कॉपर भी ले लो। जो जो यूज होंगे मैं उन सबको ले ले रहा हूँ, कॉपर, आयोडीन। फ्लोरीन का कितना होगा एटॉमिक मास? बोलो। ऑक्सीजन हो गया। सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, फास्फोरस, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, फॉस्फोरस, अरे बोलते जाओ भाई, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, आयरन का कितना होता है? 52, कितना? 56, फॉस्फोरस 31, फिफ्टी फोर, मैग्नीज, मैग्नीज का कितना होता है भाई? मैग्नीज आयरन से पहले आता है बाद में आता है? पहले आता है, तो आयरन का 56 होना चाहिए फिर तो। एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है? मुझे जो जो याद है मैं उनको लिख रहा हूँ, 56, 50 U, इसके बाद 54U, कॉपर, आयोडीन, और कौन से हो सकते हैं? लेड, पीबी का भी कई जगह पे यूज हो जाता है, सिल्वर का भी यूज हो जाता है, एजी का, पीबी, और बेटा क्या? एजी। ये सब के हम लोगों को याद होने चाहिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28, 29? अरे बोलो भाई, कॉपर जिंक, कॉपर का मतलब 29, तो 63.5। देखो मुझे भी जो जो याद आते आ रहा है मैं भी वो लिखता जा रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पर मुझको डाउट है कि मुझे याद नहीं है, वहाँ पर आप लोग देख लेना, लेड का भी देखो, एजी का भी देखो, और आयोडीन का देखो, इन तीनों का देखो क्या हो सकता है। ठीक है, इन सब का देखो। ये आपको मैं लिख दे रहा हूँ, अब मैंने लिख दिया, आज के बाद मैं नाम ले दूँ ना, जैसे कहूँ मैग्नीज तुरंत कह देना 54 भैया, मैं कह दूँ कॉपर तुरंत कर देना 63.5, मैं कहूँ आयरन तुरंत कहना 56, मैं कहूँ कैल्शियम 40, पोटेशियम 39, मैं कह दूँ फॉस्फोरस कहना 31, मैं कहूँ सल्फर कहना 32, मैं कहूँ क्लोरीन 35.5, मैग्नीशियम 24, सोडियम 23। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही मैंने बोला सबकी यूनिट यू है, यू का मतलब यूनिफाइड मास। पुराने टाइम में क्या? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब मैंने यू में लिखे हैं, क्या मैं इन सब की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ, यू की जगह पे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो सारे वेट किस में निकल जाएंगे? केजी के अंदर निकल जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है भाई आप लोगों को? सर क्लियर। हम्म, लेड का 207.2। अब एक बार तुम ना चेक कर लेना, इनका सबका चेक करना तुम लोग, मतलब इनका मैंने तो तुमको बता दिया है, तुम अपने हिसाब से सबका चेक करना, मुझे जहाँ जरूरत पड़ेगी। अब ये एटॉमिक मास क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है? 9th में पढ़ा देते हैं, मुझे यहाँ पे क्या काम है? मैंने मेन में लिख दिया, मैंने ये बोल दिया कि 20 तक तो आप लोग याद कर लेना एटॉमिक मास, यहाँ पे साइड में लिख लेना अपनी कॉपी पे जब फेयर बनाना, लर्न फर्स्ट 20, देन
सम स्पेशल एलिमेंट। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम सबका याद करेंगे, मुझे भी याद नहीं है, आज तक याद नहीं है, तो क्या केमिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही? तब भी केमिस्ट्री सॉल्व हो रही है। सम स्पेशल एलिमेंट, सम स्पेशल एलिमेंट्स में 20 के बाद में कौन कौन से, जैसे मैंने आयरन ले लिया, मैग्नीज ले लिया, कॉपर ले लिया, आयोडीन ले लिया, लेड ले लिया, सिल्वर, तो आप कहोगे भैया यही स्पेशल है। और भी स्पेशल होंगे, जैसे जैसे सवालों में आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उनको क्या करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। यहाँ तक का पूरा मैटर बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ें। क्लियर है। क्लियर है, देख लेना आगे का। अगला आता है मास नंबर। अगला क्या है भाई? एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, अब आता है अगला मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अरे बोलो भाई, है कि नहीं? मास नंबर इज अ नंबर विच इज अ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अरे बोलो, इसका मतलब मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मास नंबर कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, है कि नहीं? अरे बोलो, मास नंबर कैन नेवर कि ये भैया कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अब क्या इस मास नंबर को आप कैसे निकाल दोगे? प्रोटॉन जोड़ देना और उसके अंदर क्या जोड़ देना भाई? न्यूट्रॉन जोड़ देना। और निकालने का तरीका आप लोगों को पता ही है, बच्चों का खेल पूरा का पूरा 9th क्लास में। अगला आता है ग्राम एटॉमिक मास। देखो, अब इसके बाद जितना भी लेक्चर होगा उसको आप केवल सुनते जाना, फिर मैं आपको एकदम कंक्लूड करके बताऊंगा कि चीज़ें हो क्या रही हैं। बहुत गौर से सुनना। मास, एटॉमिक मास कोई दिक्कत नहीं, मास ऑफ वन एटम कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक या मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी बच्चों वाला हिसाब किताब है। अब देखना थोड़ी सी चीज़ें आपकी एडवांस होंगी। अब वो जो एडवांस होंगी ना, उनको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना, समझना कि ये चीज़ें बोल क्या रहा है। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन, एक एक करके वो डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो 9th 10th में आप लोगों ने कभी नहीं देखी। अब अगली डेफिनेशन है ग्राम एटॉमिक मास। अब कोई कहेगा भैया ये क्या होता है, तो सुनो, मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास इज व्हाट? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। गौर से देखो, 1 मोल एटम्स का, याद रखना अब मोल इंट्रोड्यूस हुआ है, 1 मोल एटम्स का जितना मास होता है, केमिस्ट्री की भाषा में उसको नाम दिया गया ग्राम एटॉमिक मास। बहुत बारीकी से सुनना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, की 1 मोल एटम्स का जो मास होता है वो किस में होता है? ग्राम, मतलब किस में होता है? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। इसका मतलब इसकी यूनिट बेटा क्या होगी? इसकी यूनिट होगी ग्राम पर मोल। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बोलो, ग्राम पर मोल क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ठीक। किस में आता है ये निकल के? ये निकल के आएगा भैया ग्राम में। पहले मैंने बोल दिया 1 मोल का। अगला है मेरा, सॉरी, मोलर मास। मोलर मास किसको कहते हैं? सुनते जाना, मैंने आपसे पहले ही कहा। अब जितने भी टर्म मैं आपको बताऊंगा ना, आपको बहुत बारीकी से एक एक टर्म मेरा एनालाइज करना। मैं बोल के रहा हूँ, मैंने सबसे पहले कहा ग्राम एटॉमिक मास, तो आप कहोगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, कि 1 मोल एटम्स का जितना मास है उसको हमने नाम दे दिया ग्राम एटॉमिक मास। अब मैंने कहा मोलर मास, अब लिखना मोलर मास कैसे कहते हैं? मास ऑफ 1 मोल, खत्म। 1 मोल का जितना मास होगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया? मोलर मास। तो फिर भैया अंतर क्या है? ये भी तो 1 मोल का था और ये भी 1 मोल का था। गौर से देखो, ऊपर वाला स्पेसिफिक था केवल किसके लिए? एटम्स के लिए, ठीक है नहीं? नीचे वाला किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इसमें आप 1 मोल एटम लेना चाहो एटम ले लो, 1 मोल मॉलिक्यूल लेना चाहो मॉलिक्यूल ले लो, 1 मोल कंपाउंड लेना चाहो कंपाउंड ले लो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या डिफरेंस है मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास में? ग्राम एटॉमिक मास इज वैलिड ओनली फॉर
एटम, उसके नाम में ही है एटम, लेकिन मोलर मास में कोई एटम का लिंगर नहीं। आप एटम को भी ला सकते हो, आप मॉलिक्यूल को भी ला सकते हो, और कंपाउंड को भी ला सकते हो। जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये कंफ्यूजन क्लियर है आप लोगों को? क्या है ग्राम एटॉमिक, क्या है मोलर? है दोनों ग्राम में ही। ये भी किस में निकल के आएगा? मास, ग्राम में। पर दोनों में फर्क है, वो एटम्स के लिए है इंडिविजुअल, और ये बेटा किसके लिए है? मोलर के लिए। तीसरा वर्ड सुनना अब, मतलब मैं बहुत ज्यादा बोल सकता हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हो। आप लोगों के रेस्पॉन्स की वजह से ना मैं इतना सेलेक्टिव वर्ड यूज कर रहा हूँ केवल, कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ना हो जाए जिससे आपका दिमाग घूम जाए कि भैया बोल के क्या चले गए, हमें तो समझ में ही नहीं आया। तीसरा है रिलेटिव मास। जल्दी से मुझे बताओ, इसको क्या बोलते हैं? RAM। इसका क्या मतलब है भैया? रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका क्या, ये क्या कहना चाह रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास हमसे? एनीवन? देखो मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, सवाल आपसे निकलेंगे, सवाल में मैं दिक्कत नहीं कर रहा। मेरा पहला 1.5 से 2 घंटा ना आपकी फाउंडेशन कसने में ही निकल जाएगा पूरा का पूरा। पर मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी ऐसी बारीक से बारीक चीज़ छोड़ दूं जो आगे चल के आप लोगों के लिए खतरनाक हो जाए। मैं हर वर्ड लेके मतलब आऊँगा यहाँ पे, छोटी छोटी बातें जो आपको समझ में आए। ग्राम एटॉमिक मास समझ में आया, मोलर मास समझ में आया। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, सुनो गौर से। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है कि सपोज दैट मैं किसी का किसी से रिलेशन कर रहा हूँ, है कि नहीं? रिलेटिव का मतलब समझ गए, तुलना कर रहा हूँ भैया किसी से, कि ये भैया इतना है तो तुम इतने हो, ये हो गया रिलेटिव करना, ठीक है? नहीं कि भाई मैं 50 किलो का हूँ और सपोज दैट आप में से कोई 100 किलो का है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? रिलेट कर रहा हूँ कि भाई मेरे कंपैरिजन में आप डबल हो। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या किसी एलिमेंट का एग्जैक्ट मास बताता है? नहीं। केवल क्या बताता है? रिलेटिव मास बताता है, कंपैरिजन बताता है किसी से, कि किसी का क्या कंपैरिजन है। अब मैं जब आपको इसकी डार्क रियलिटी बताऊंगा तो आप कहेंगे क्या ये मजाक करके चले गए साइंटिस्ट? हाँ भैया बिल्कुल मजाक करके चले गए। इन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास भी पता है किससे कंपेयर किया? कार्बन से कंपेयर किया। गौर से सुनना, इन्होंने कार्बन लिया, एक कार्बन का मास कितना होता है? एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। इस एक कार्बन के कितने टुकड़े करे? 12 टुकड़े करे, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। आप एक चीज बताना, एक कार्बन का वेट 12 ग्राम है, तो 1/12 ऑफ कार्बन एटम का वेट कितना बचा? 1 U बचा। अरे है कि नहीं? अब ये इससे कंपैरिजन कर करके सबका रिलेटिव एटॉमिक मास बताते हैं। अगर मैं कहीं पर भी लिख रहा हूं आयरन का रिलेटिव एटॉमिक मास 56 है, सपोज दैट मैंने क्या लिखा? आयरन का, आप गौर से सुनना, रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसको मैंने क्या लिख दिया? केवल 56। इसकी कोई यूनिट नहीं होती 56। तो इस 56 का मतलब क्या ये है कि आयरन का वेट 56 है? ना, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस 56 का ये मतलब है कि ये कार्बन के 12th हिस्से का 56 गुना भारी है। अब बताओ, क्या ये मजाक नहीं हो गया एक तरीके से? क्योंकि 1 ग्राम में कार्बन के 12th हिस्से का वेट कितना? 1, और आयरन का वेट कितना? 56, तो 56 गुना भारी है। बस इतना लिख दो। इसी को इन्होंने नाम क्या दे दिया? रिलेटिव एटॉमिक मास। सिलेबस में था, मेरा समझाना जरूरी था, पर क्या इसका कोई भी सेंस आप लोगों को समझ में आया? कार्बन का वेट कितना होता है? 12U। सपोज दैट ये मार्कर मेरा कार्बन है, इस मार्कर का वेट है 12 ग्राम, मैंने इसके टुकड़े कर लिए, और कितने टुकड़े करे? 12, तो एक टुकड़े का वजन कितना बचा? 1 ग्राम। अब मैं 1 ग्राम से किसी को भी कंपेयर करूं तो ये तो कंपैरिजन ही क्या हुआ? माना ये 1 ग्राम का और मैं 50 किलो का, तो मैं इससे कितने गुना ज्यादा भारी हो गया? 50। यही हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। तो क्या इस चीज में कोई खास सेंस समझ में आया? कोई सेंस समझ में नहीं आया। पर ये आगे चल के केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हायर स्टडी में अभी आपको इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। तो इसलिए हमको और आपको लगेगा अरे यार रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या ही था भी और नहीं था, कोई सेंस ही समझ में नहीं आया। कार्बन से कंपेयर किया, लेकिन जब यहीं पर कैलकुलेशन नाइट्रोजन से कंपेयर करके करी जाती, तो आप लोग सोच रहे हो क्या कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती? बोलो भाई, क्या कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती या ना हो जाती? हो जाती। यस सर। तो इन्होंने इस वजह से इसको 12th कर लिया, और ये एक केवल सेंस है। ये बेटा केवल क्या है? एक सेंस है, इसका कोई मतलब नहीं है। कार्बन के 12वें हिस्से से तो आप किसी को भी कंपेयर करो, जो जितना है वो उतना ही तो रहेगा, क्योंकि कार्बन के तो 12वें हिस्से का वेट ही कितना है? 1 ग्राम,
है कि नहीं? तो किसी कोई 50 किलो, तो भैया जाहिर सी बात है तुम कार्बन के 12 में हिस्से से कितने गुना ज़्यादा भारी हो, 56 किलो को तो 56 गुना भारी हो, 100 किलो को तो 100 किलो भारी हो। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का ये सेंस है। अब आप गौर से सुनना, आपको एटॉमिक मास समझ में आना चाहिए, आपको फिर उसके बाद में ग्राम एटॉमिक मास समझ में आना चाहिए। एक मोल एटम्स का जो वेट होता है उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास दुनिया में किसी भी चीज़ के एक मोल का जो वेट होता है उसको हम लोग क्या देते हैं, मोलर मास। फिर हमसे कोई कहेगा रिलेटिव एटॉमिक मास, तो कहते हैं ना कुछ नहीं, कार्बन के 12वें हिस्से का जितना वेट होता है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। और ये कंपैरिजन करना और ना कंपैरिजन करना अपने आप में एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी से मुझे बोलो, क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? बोलो। यस सर, आगे। ठीक। अब मैं तुमको एक छोटा सा चार्ट बना के देता हूँ, देखना। मैं लिखूंगा, सबका वही सेंस है केवल, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें अलग हो। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं उसमें एलिमेंट, फिर मैं लिखता हूं उसका मास नंबर, फिर मैं लिखता हूं एटॉमिक मास, फिर मैं लिखता हूं ग्राम एटॉमिक मास, फिर मैं लिखता हूं मोलर मास, और फिर मैं लिखता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब गौर से सुनना, अगर मैंने किसी का भी लिखा एलिमेंट का, मैंने कहा ये है मेरा सोडियम, सोडियम का मास नंबर बेटा कितना होता है 23, एटॉमिक मास कितना होता है 23U, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 23 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 23 ग्राम, और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है 23। आप गौर से देखोगे तो सब 23 23 23 23 आए, लेकिन हर चीज का सेंस अलग है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हर चीज का सेंस अलग है या नहीं? मैंने कहा सोडियम का मास नंबर 23, इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिला के बेटा कितने हैं 23। मैंने कहा सोडियम का मास 24U, इसका मतलब भाई क्या निकल के आया कि इसका जो एक एटम का वजन है वो कितना है 23U। अगर मैं कह रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब एक मोल सोडियम एटम्स का जो टोटल वेट है वो 23 ग्राम है। मैंने कहा मोलर मास, अब क्योंकि ये सोडियम तो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोलिकुलर फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो इसका जो एटॉमिक मास और मोलर मास है, क्या वो दोनों सेम ही तो होंगे भाई? बोलो, एटॉमिक मास बोलूं चाहे मोलिकुलर मास बोलूं, क्यों? क्योंकि सोडियम किस में एग्जिस्ट करता है? सोडियम तो भैया एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जितना ये है उतना ही है, यूनिट बदल गई, यू से कहां पे पहुंच गया भाई? ग्राम में। ग्राम एटॉमिक मास में भी 23 ग्राम, और रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब 23 गुना भारी है, किससे? कार्बन के 12th हिस्से थे। तो चीजें सारी सेम हैं, पर सेंस सबका क्या है? अलग अलग है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। बोलो, शर्माना यस नहीं है सर। भाई, बोलो, केवल सेंस बताना मुझे कि सेंस तो वही है ना चीजों का। ठीक है। मोलर मास कितना? एक मोल का मास, तो ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अगर मैं यहाँ पे कह देता मैग्नीशियम, तो आप समझ जाते मास नंबर 24, एटॉमिक मास 24U, ग्राम एटॉमिक मास 24 ग्राम, मोलर मास 24 ग्राम पर मोल, और रिलेटिव एटॉमिक मास 24। क्या आपको ये छोटा छोटा सा जो मैंने सेंस बताया, क्या आप लोगों को ये सेंस समझ में आया? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक।
क्या इसको ना पता होता तो क्या भैया हमारे सवाल नहीं लगते? सवाल बिल्कुल लगते। क्या भैया हमको सारी नॉलेज नहीं होती तो क्या मैं मोल कॉन्सेप्ट नहीं टीचर इतने पर भी सिखा देते? जिनकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती तो क्या वो बच्चे सवाल नहीं करते? करते हैं। पर फाउंडेशन स्ट्रांग होने से ये होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। अब इसमें मैंने एक भी ऐसा बारीकी का पॉइंट नहीं छोड़ा जो बारीकी का पॉइंट तुमको ना पढ़ाया हो, जो पूरे मोल कॉन्सेप्ट में क्या होगा, यूज होगा। तो बच्चा कल को ये नहीं कहेगा कि भैया मुझको इन छोटी छोटी सी बातों में दिक्कत थी। हाँ, जब एक अच्छे लेवल पे लेक्चर अपने आप जाएगा तो यही चीजें हमारी ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएंगी कि भाई कि जब किसी को समझ में नहीं आ रहा है तब हमको समझ में आ रहा है। हमको पता था कि सर ने पहले लेक्चर में बोल दिया था ये सारी बातें। अब लास्ट पार्ट जिसका नाम क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास। क्या नाम है भाई? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं भाई? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जितना मास होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर मास। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब कैसे कैसे निकालते हैं, यही तो मेन है पूरे चैप्टर्स में। यही छोटी छोटी कैलकुलेशंस तो हमको आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा एक मॉलिक्यूल है H2O, इसका बताओ मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो तुमने कहा भैया एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1। हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास में? 2। प्लस ऑक्सीजन कितना है मेरे पास में? 1। और एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16। तो अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल निकल के आ जाएगा कितना? 18 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जल्दी से बोलो। हम्म, हाँ या ना? आप कहोगे भैया ये एक जो यूनिट होती है ना वो यू में होती है, ग्राम में नहीं होती है। ग्राम लिख रहे हैं, ग्राम लिख रहा हूँ, कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ भैया गलत लिख रहे हो या सही लिख रहे हो। ये क्या निकल के आया बेटा? 18 यू। अरे बोलो हाँ या ना? लेकिन मैंने कहा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कि एक मोल का मास कितना होगा। तो फिर मैं एक मोल में बेटा इसको किस में बोलूंगा? बोलो मॉलिक्यूलर मास किस में, यही चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ग्राम में। अरे बोलो हाँ या ना? आप लोग समझ पा रहे हो या मैं ही अकेला पढ़ पढ़ के सीख रहा हूँ बस खाली? बोलो। यस सर। हाँ, कि जब मोल पे बात आएगी तो यही चीज क्या हो जाएगी? ग्राम पर मोल। इसीलिए मैंने कहा कि जिस बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती ना वो हिल जाता है। आंसर तब भी इतना आएगा। इस एक मोल के मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? तो आप कहोगे 18 ग्राम पर मोल। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। लेकिन कहेगा एक एटम का वेट कितना है, एक का कितना है, तो आप कहोगे 18 यू। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो। और जब कुछ भी ना मोल ना दिया हो तो मैं क्या मानूंगा? बिना कहे एटम ही मानूंगा। अब मोल बोलेगा तब कैलकुलेशन करूंगा 18 यू। अब तुमको कैलकुलेशन करनी है ऐसे। एटॉमिक वेट बताना CO2 का, H2SO4 का, H3PO4 का। चलो बताओ सबका एटॉमिक वेट बताओ। मैं मेन मेन लिख रहा हूँ ये सारे वो जो यूज होंगे। यूरिया एटॉमिक वेट बताओ। ग्लूकोज एटॉमिक वेट बताओ। चलो भाई सबका एटॉमिक वेट बताना है। एक और लिख लेना, ऑक्जेलिक एसिड। डबल एल नहीं है, एक ही एल है, ऑक्जेलिक एसिड। सबका एटॉमिक वेट बोलो आप लोग। सर ये वाला टेबल एक बार समझा दीजिएगा, तो मेरा नेट चला गया था। कौन सा टेबल बेटा? ऊपर वाला? यस सर, ऊपर वाला। बेटा फिर तो बड़ा टाइम लग जाएगा, अब तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। अब मुझे बैक पीछे जाके पूरा का पूरा सर बोलना शॉर्ट पड़ेगा। में 1 मिनट। समझ रहे हो? अब मुझे पूरा बोलना पड़ेगा। अब तुम कनेक्ट कर पाओ तो समझो इन सब चीज़ों का मतलब एक ही है। जब कुछ भी नहीं बोला जा रहा तो मैं खुद ही कह रहा हूँ इसको किस में लूंगा? 80 न्यू में किस में मानूंगा? एटॉमिक मास। लेकिन जब बोलेगा तो इसी चीज का अगर मैं मोलिकुलर मास निकालूंगा, जैसे मैंने बोल दिया तुमसे मॉलिक्यूलर मास, तो एक हो गया ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, एक डायरेक्ट हो गया मोलर मास। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज व्हाट? मोलर मास। तो एक मोल का निकालने के लिए किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यही चीज हो जाएगी ग्राम में। ग्राम पर मोल बोलूंगा मैं इसी को। तो थोड़ा सा अगर तुम लेक्चर रिवाइज करके बैठोगे तो मैंने समझाया है वहां पे। जैसे मैंने ये बोला है ना मोलर मास, ऐसे ही मैं आपको आगे 3 वर्ड और बोल देता हूँ, शायद यहां से तुम कनेक्ट कर पाओ। अब मैं बोलूंगा आपसे ग्राम एटॉमिक
मॉलिक्यूलर मास, और फिर मैं बोलूंगा आपसे डायरेक्ट मोलर मास। तो ऊपर वाला बच्चा देखते ही समझ जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल एटम्स, 1 मोल ऑफ सॉरी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का। और यहाँ पे मैं लिखूंगा मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होगा दैट इज व्हाट, मोलर मास। और इसकी यूनिट बेटा कितने में, किस में निकल के आएगी, ग्राम पर मोल में। भैया ये ग्राम में निकल के आते हैं। अब इसमें मैं इससे कहता कोई कि H2A के 1 मोल का मास कितना है, तो मैं लिखता 1 × 2 प्लस 1 × 16 और मिला के कितना निकलता 18, और मैं इसको क्या लिखता 18 ग्राम पर मोल। भैया बहुत छोटी छोटी बात होती है जो बच्चे को कंफ्यूज करती हैं, अगर आपकी समझ में ना आए तो। 1 मोल H2O का वेट कितना होता है, तो आप कहोगे 18 ग्राम। मैं कहूँगा एक एटॉमिक लेवल पे कितना वेट होता है, तो आप कहोगे 18 U। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना, बस यही छोटी छोटी बातें हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी, बस यहीं पे आके इस चैप्टर्स का पूरा बेसिक्स कस गया हमारा, ये मान लो बस। अब इसमें कुछ भी नहीं होता, मैं तुमको यू में ही कैलकुलेशन करा रहा हूँ। और जबकि ये मैंने तो यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर मास, हमारे मोल के सवालों में क्या होता है, मोलर मास। ये है, ये मोलर मास, ये वाला, ये रहा मोलर मास। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? इन्हीं सबको मोलर मास में निकालना, तो बस क्या लग जाएगा, ग्राम का। CO2 का कितना निकलेगा भैया, डायरेक्ट याद रखना, मैं कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, 44 ग्राम अगर मोलर मास में निकालोगे, और मॉलिक्यूलर मास में तो 44। H2SO4 का कितना निकल के आया, 98। अरे बोलो। 98। हाँ ये याद रखना, डायरेक्ट याद रखते, इसका भी 98 ही आता है। यस सर। यूरिया का बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 कितना निकल के आया बेटा, बोलो। 60, 60U। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, C6H12O6। अरे बोलो भाई, यही है या नहीं है? यस सर। कितना निकला, सर 100, 180। 180, वेरी गुड। इनको ऐसे ही याद कर लेना, कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ऑक्जेलिक एसिड भी 2 टाइप का होता है, याद रखना, ऑक्जेलिक एसिड 2 टाइप का होता है। एक तो आपको दिखेगा कहीं पे COOH, COOH बोलो। अगर कुछ भी ना दिया हो तो इसका मतलब यही है ऑक्जेलिक एसिड, इसको कहते हैं एनहाइड्रस। याद रखना, मैं तुमको बता के चल रहा हूँ, जब सवाल में केवल बोले ऑक्जेलिक एसिड, इसका मतलब वो बात कर रहा है किसकी, एनहाइड्रस की। या फिर बोले ऑक्जेलिक डाई एसिड करके बोले, तो फिर उसका मतलब है .2H2O भी इन्वॉल्व है। इसका वेट बेटा कितना निकला ऑक्जेलिक एसिड का, एनहाइड्रस वाले का, 90। अरे बोलो, बोलते ही नहीं है सारे लोग, 90U। और यही ऑक्जेलिक एसिड इसमें और कैसा होता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ बेटा साइड में, ताकि बार बार ना देखना पड़े आप लोगों को। एक और होता है ऑक्जेलिक, उसको कहते हैं, ये तो हो गया एनहाइड्रस, और एक होता है डायरेक्ट ऑक्जेलिक एसिड, मतलब डाई एसिड भी बोल सकते हो, या आप उसको ऑक्जेलिक डाईहाइड्रेटेड भी बोला जाता है, वो डाईहाइड्रेटेड। डाईहाइड्रेटेड का मतलब 2H2O और लग जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है COOH.2H2O। 2H2O का मतलब क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल का 18, 18 दूनी कितना होता है बेटा 36, 90 में 36 और जोड़ दो तो इसका मतलब कितना हो गया, 126U हो गया। तो जब तुमको कुछ भी ना बोले, खाली बोले ऑक्जेलिक एसिड, इसका मतलब वो एनहाइड्रस की बात कर रहा है, बात याद रखना। ऑक्जेलिक डाईहाइड्रेटेड एसिड होता है, एक होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड सिंपल बोले इसका मतलब एनहाइड्रस, वाटर ने मूव कर दिया गया उसके अंदर से, इसका मतलब 90U की बात कर रहा है। जब सवाल में कुछ भी ना दिया हो तो इसे मानेंगे, लिख लेना, जब कुछ ना बोले तो इसको मानना है। इसे लेना है। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है, जल्दी से बोलो सारे लोग। यस सर। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए।
बोलो भाई, हाँ या ना? छोटी छोटी कैलकुलेशंस करना मैंने सिखाया, और इन्हें कहा इन सबको तो याद ही कर लेना, ये तो बहुत काम आएंगे, अगर हमको डायरेक्ट याद होंगे तो हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भैया। ऐसा थोड़ी नहीं हमको निकालना नहीं आता, सबको निकालना आता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? एक। कितने हाइड्रोजन है? 3। प्लस फॉस्फोरस का कितना होता है? अभी पीछे कितना लिखा था मैंने? 31। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। जोड़ दो सबको। 3 प्लस 31 प्लस 16 चौका 64। आप लोग देख लो, इसका 31 ही होता है। कितना होता है इसका फॉस्फोरस का? बोलो भाई। तो 31 ही होता है। हाँ। 31 ही अब होता है। देखो 31 नहीं होता। 3 और एक 4, और 4 कितना हो गया बेटा? 8। और 6 और 3 कितना हो गया? 9। आ गया 98। तो क्या मैं निकाल नहीं सकता? मैं निकाल सकता हूँ। मुझे सबके एटॉमिक मास याद है, तो मैं सबके निकाल सकता हूँ। तो क्या मैं बैठ के वहाँ कैलकुलेशन करूंगा? नहीं। मैंने कहा ये 7-8 ऐसे हैं, इनको अगर तुम याद कर लोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन पे ही सवाल होगा, माना H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होगा तो मैं डायरेक्ट 98 लूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा डायरेक्ट 98 लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा 44 मुझे डायरेक्ट याद रहेगा, वाटर 18 डायरेक्ट याद रहेगा। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों को मेरी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? बोलो। अरे खुल के बोला करो यार, शर्माते क्यों हो? समझ में आ रही हैं तो ठीक, नहीं आ रही हैं तो भी हमको बताओगे भैया हमको समझ में नहीं आ रही हैं। अब देखो गौर से, चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। चैप्टर कहाँ स्टार्ट होता है? 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर देने के बाद चैप्टर स्टार्ट होता है अब। अब हम डालेंगे मोल। मोल क्या होता है? हमने क्या कहा? एवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? मोल। अब मोल को समझने से पहले, बहुत गौर से सुनना, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है अगला, बहुत जबरदस्त तरीके से समझना। मोल को समझने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसका नाम है मोलर वॉल्यूम। मोल को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? मोलर वॉल्यूम। अब कोई कहेगा आप में से, भैया ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है भाई मोलर वॉल्यूम? मोल को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? मोलर वॉल्यूम। अब सबसे पहली बात, ये जो मोलर वॉल्यूम है, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस। किसके लिए डिफाइन है भाई? ये केवल गैस के लिए डिफाइन है। हम केवल गैस की बात पे मोलर वॉल्यूम बोल सकते हैं, ना तो लिक्विड के लिए कोई मोलर वॉल्यूम डिफाइन है, और ना ही बेटा किसके लिए? सॉलिड के लिए कोई डिफाइन है। तो मोलर वॉल्यूम किसके लिए डिफाइन है? गैस के लिए। अब मोलर वॉल्यूम होता क्या है? तो मोलर वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ, गौर से सुनना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। बहुत गौर से सुनना, फाउंडेशन शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। मैंने बार बार क्या कहा? हमारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मोलर वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अब गौर से सुनना कैसे। एनसीईआरटी कहती है कि आप किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम आप बता सकते हैं किस पर? एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब बेटा क्या है? स्टैंडर्ड, अरे बोलो, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? तो हमने टेम्परेचर लिया स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर लिया बेटा 1 atm। ठीक, ये हमारी कौन सी कन्वेंशन थी? ये हमारी थी ओल्ड कन्वेंशन। ओल्ड, ओल्ड पे हम एसटीपी को ये मानते थे, लेकिन फिर थोड़ा सा मामला बदला, फिर हम एसटीपी को न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मानने लगे 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर को मानने लगे बेटा 1 बार। ये हमारी कौन सी कन्वेंशन थी? इसी को कहते थे हम अपनी न्यू कन्वेंशन। तो इसको कभी कभी लिख देता है एनटीपी। इसको क्या बोल देता है? एनटीपी। अब गौर से सुनना, मोलर वॉल्यूम जो डिफाइन है वो गैस के लिए डिफाइन है। किसी भी गैस के 1 मोल के वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं उसका मोलर वॉल्यूम। और हम हर टेम्परेचर पर नहीं बता सकते, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हम किसी भी गैस के 1 मोल के वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे हमने वो प्रेशर अपना फिक्स कर दिया 1 atm, टेम्परेचर फिक्स कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे दुनिया की किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम निकल के आया बेटा,
वो निकल के आया 22.4 लीटर। लेकिन जब मैंने प्रेशर 1 बार लिया, अब 1 बार लिया और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया, तो अब इसका निकल के आया 22.7 लीटर। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? पहले ये मुझे बताओ जल्दी से, बोलिए। अरे बोलो भाई। यस सर। आप लोग इंटरेक्ट करके नहीं पढ़ते हैं। आपको लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स मैंने दी थी, हमने ट्रिग्नोमेट्री देखा था, बच्चे कैसे बोल बोल के पढ़ते थे। इस बार मैं देख रहा हूँ इतने तो सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो क्लासेस में बच्चे नहीं है, चलो ठीक है, 2-3 दिन बाद क्लास लग रही है। लेकिन भाई अगर आप क्लासेस में भी ये बता के नहीं पढ़ोगे मुझसे कि भैया हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि आप उधर सो रहे हो या पढ़ रहे हो? आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये चीज़ है क्या एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूँ? मोल को समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम डिफाइन किसके लिए है? गैस के लिए। दुनिया की किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम हम एसटीपी पर मतलब डिफाइन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या है 1 एटीएम। ये ओल्ड कन्वेंशन है, इसके अकॉर्डिंग हमारे ज्यादातर सवालों में लिखा होता है प्रेशर 1 एटीएम, तो मैं समझ जाऊंगा मुझे कितना वॉल्यूम लेना है, 22.4 लीटर। लेकिन अगर मुझे बोल दे कि न्यू एनटीपी है, तो एनटीपी का मतलब प्रेशर कितना है उसमें 1 बार, बिना कहे समझ जाऊंगा 1 बार टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा 22.7। और गोल से सुनना, अब दुनिया और आगे बढ़ गई है। अब भैया क्या है? अब है SATP। इसका मतलब क्या है? गौर से सुनना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस चीज के अकॉर्डिंग बेटा टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर की वैल्यू है 1 वार। और इस पर जो 1 मोल का वॉल्यूम निकल के आता है किसी भी गैस का, दैट वॉल्यूम इज 22.8। कितना होता है बेटा? 22.8 लीटर। पर गौर से सुनना, अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कह रहा हूं STP, बहुत गौर से सुनना, अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बोल रहा हूं STP, तो उसका मतलब है ये, ना कि ये। लेकिन अगर मैं, गौर से सुनना, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री के अंदर चाहे मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, गौर से सुनना, चाहे मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे फिर मेरा थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे फिर मेरा बेटा इक्विलिब्रियम हो, अगर वहां पर मैं STP यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। बहुत गौर से सुनना, अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट में STP बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम या 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और क्या कहते हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर STP वर्ड का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार, और इस पर जो 1 मोल वॉल्यूम होता है गैस का वो कितना होता है 22.8। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों में STP ही वर्ड यूज करा जाता है, पर अंतर ये है इन चैप्टरों में हम ये यूज करते हैं और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये वर्ड ये यूज करते हैं। जल्दी से मुझे बताओ क्या बात क्लियर है? या बाउंस मार गया? क्लियर है सर। क्लियर है? देखो तुम लोग इतना बोल यस दोगे ना, इतना यस बोल दोगे सर। ना क्लियर है, तो बस सुकून मिल जाएगा कि हाँ क्लियर है। समझ लेना, ये बहुत बारीकी की चीजें हैं जो हमको ये क्लियर, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। ठीक, सिंपल सी बात। लेक्चर एक बार और रिमाइंड करके देखोगे आराम से समझ में आएगा। वैसे मैंने कितनी बार 2 से 3 बार बोला है, ये सिस्टम है। अब सुनो, अगर ये सिस्टम है, अब देखो आराम से, अब मैं मोल को डिफाइन करता हूं। हमने कहा कि हम मोल को निकाल सकते हैं। मोल बराबर होता है गिवन वेट, गौर से सुनना, गिवन वेट किस में? ग्राम में, डिवाइड बाई मोलर वैल्यू, मोलर मास। इससे भी मोल निकाला जा सकता है, या NY/NA, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई आवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को भी डिवीजन करके हमको क्या मिलता है? मोल। ऐसे ही बेटा गिवन वॉल्यूम लीटर में
डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। इससे भी हमको क्या मिलेगा, बोलो भाई, इससे भी क्या मिलेगा, हमको मोल मिलेगा। इन तीनों से हम मोल निकाल सकते हैं। हम वेट से मोल निकाल सकते हैं, हम पार्टिकल से मोल निकाल सकते हैं, हम वॉल्यूम से मोल निकाल सकते हैं। अरे बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करके हम मोल निकाल सकते हैं। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे ये क्या है, वॉल्यूम। किस किस में लेना है, इन ml, ml में लेना है बेटा, ml में। किस में लेना है, ml में। डिपेंड करता है जिसमें दे रखा हो उसमें लेना, टेंशन वाली क्या बात है कि नहीं। लीटर में दे रखा है, मैं लीटर ही लिखो लो, ml क्यों लिख रहा हूँ मैं, स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूँ, गलत है। सुनो, लीटर ही लिखो, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, याद रखना ये क्या है, गिवन वॉल्यूम। अब हो सकता है कि किसी ने ये वॉल्यूम मुझे बेटा किस में दे रखा हो, लीटर में, और एसटीपी की कौन सी कंडीशन हो, पहली, तो मोलर वॉल्यूम में क्या लूंगा, 22.4। हो सकता है किसी ने ये गिवन वॉल्यूम मुझे दे रखा हो किस पे, एसटीपी, और कौन सा वाला, एनटीपी वाली कंडीशन पे। तो गिवन वॉल्यूम लीटर में, और मैं नीचे क्या लिखूंगा बेटा, 22.7। क्या मेरी बात क्लियर है, अरे बोलो। ये किसी ने मुझे गिवन वॉल्यूम एमएल में दे रखा है, किस में दे दिया, एमएल में। तो एमएल में दे रखा है तो कौन सी बात है, लीटर को एमएल में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 12400 है कि नहीं। मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 12400 या 12700, डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। तो डिजिट लेने में मुझको कोई भी दिक्कत तो नहीं है, बताओ मुझे जल्दी से, डिजिट लेने में किसी को दिक्कत आ रही हो। नो सर। अब ये पूरा क्या हो गया, मोल निकालने के फॉर्मूले हो गए तीनों के तीनों। अब इन तीनों फॉर्मूलों को पढ़ेंगे, तीनों फॉर्मूलों पर बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की प्रॉब्लम करेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, ठीक है नहीं। और एकदम धमाकेदार लेक्चर रखेंगे कल का। आज के लेक्चर को एक बार और देखना बेटा बारीकी से, ताकि आपकी सारी छोटी छोटी चीज़ें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। पूरा चैप्टर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 या 8 लेक्चर के अंदर आपको मास्टर बना दूंगा। हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी वैरायटी की प्रॉब्लम आप लोग करने के लायक हो जाओगे 7 से 8 लेक्चर के अंदर। मतलब हर किताब आपसे सॉल्व होगी मूल कॉन्सेप्ट की, ठीक है दोस्त। किसी को कोई डाउट हो लेक्चर से रिलेटेड मुझे बता दे, एनीवन। सर हम लोग के टेस्ट कितने टाइम पे होंगे? टेस्ट चैप्टर खत्म होते जाइए, टेस्ट देते जाइए दोस्त। मैंने आपको सारे मतलब टेस्टों की एक्सेस ऑलरेडी ऑन कर रखी है बैच के अंदर, बताइए। मैंने किसी भी कोर्स को बंद नहीं किया है,